नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रियंका और इस वक्त अगर मार्केट के बाद की बात करें तो बाजार आज आपको दायरे में जरूर दिख रहा था, इनफैक्ट नीचे की तरफ दिखा और बाद में ये गिरावट बड़ी सेकेंड हाफ में। कल एक्सपायरी तक हम देख रहे थे कि 17,950 तक के लेवल्स आपको दिखे। आज लग रहा था कि शायद 18,000 लेवल पर आप एक सप्लाई जोन होगा, वहां से सप्लाई बढ़ सकती है और उसी तरह का एक ट्रेड देखने को मिला। लगभग 250 पॉइंट्स तक की गिरावट आपको निफ्टी में आज के दिन देखने को मिली और बैंक निफ्टी तो दिन भर आपको कमजोर दिखाई दिया और ये कमजोरी सेकेंड हाफ के बाद ज्यादा बढ़ी। ऐसे में आज का दिन भर का कैसा एक्शन था, इस हफ्ते में कौन से सेक्टर्स ने कितना परफॉर्म किया, ये सारा एक्शन एक बार मानसी से समझ लेते हैं। मानसी बताएं। बिल्कुल, तो बाजार जब आज खुले तो ऑफकोर्स लग रहा था कि 18,000 के लेवल्स भी दिख जाएंगे, लेकिन दिन भर बाजार में जो ट्रेंड दिखा वो गिरावट जो है हावी होती हुई ही दिखी और करीब 8 सेशंस की मजबूती के बाद आज म्यूटेड ट्रेड्स मार्केट्स ने कर दिखा। क्लोजिंग भी कुछ इन्हीं लेवल्स पर हमने बिकवाली के साथ देखी। इस बीच अगर स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक रिएक्शंस को देखेंगे, ऑफकोर्स IRCTC जैसे स्टॉक पर फोकस रहा क्योंकि डिजिटल एसेट मोनेटाइजेशन की जो खबरें आती रही उसके ठीक बाद हमने देखा ये स्टॉक में अच्छे रिएक्शन, अच्छे मूव्स थे और ये मूव्स थ्रू आउट 2 ट्रेडिंग सेशन पर कायम रहे। अडानी ग्रुप स्टॉक्स इस हफ्ते के गेनर्स या कह सकते हैं कि टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स की कैटेगरी में शामिल रहे क्योंकि अडानी ग्रुप से जुड़े तमाम स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच हमने कामकाज देखा, चाहे फिर अडानी एंटरप्राइजेज हो, अडानी पावर हो, अडानी टोटल गैस हो, हर तरफ अच्छी तेजी ही देखने को मिली। अब आइए टॉप गेनर्स की अगर बात करें, इस हफ्ते टॉप गेनिंग मोमेंटम हमने ऑटोमोबाइल प्ले में भी कई सारे स्टॉक्स में देखे। वहीं लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक में HDFC लाइफ पर जरूर ध्यान रखें क्योंकि अच्छी मजबूती के बाद साथ पूरे हफ्ते ये स्टॉक ने ट्रेड कर दिखाया और L&T ऑफकोर्स यहाँ पर भी हमने अच्छी मजबूती के साथ ही पूरे हफ्ते ट्रेड देखा और आज भी ये ट्रेड जो है हरे निशान के साथ ही क्लोज करने में कामयाब रहा। टॉप लूजर्स की अगर बात करें, UPL, ONGC, अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स थे। इस हफ्ते फार्मा ने कोशिश जरूर की लेकिन परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब नहीं रहा और फार्मा से जुड़े सारे स्टॉक्स में कमजोरी हमने देखी। हालांकि आज के सत्र में हमने देखा वोकहार्ट जैसे स्टॉक में अच्छी तेजी के बीच दमदार एक्शन देखने को मिला। सन फार्मा, एडवांस रिसर्च जैसे स्टॉक्स भी थे जो कि अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। वहीं टॉप कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द वीक की अगर बात करें तो इस सूची में भारतीय एयरटेल का स्टॉक, टेलीकॉम प्लेज लगातार फोकस में थे। हमने कुछ खबरें भी टेलीकॉम स्टॉक से जुड़ी, टेलीकॉम डेटा को भी देखा और उसके ठीक बाद हमने टेलीकॉम एंसिलरी स्टॉक्स में भी अच्छी मजबूती के बीच ही ट्रेड देखें। बैंकिंग स्टॉक्स में कोटक बैंक ने परफॉर्म करने की कोशिश जरूर की, हालांकि पूरे हफ्ते बैंकिंग स्पेस की अगर बात करें परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश रही और आज के सत्र में बैंक स्टॉक्स परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। निफ्टी के टॉप लूजर अगर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, SBI, टाटा स्टील, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स है जो कि हफ्ते भर में परफॉर्म नहीं कर पाए और साथ ही इंफ्रा स्पेस की अगर बात करें, टॉप गेनर ऑफ द वीक यह कहा जाएगा क्योंकि अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक और साथ ही कनेक्टिंग प्लेस जैसे कि सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी मजबूती के साथ हमने ट्रेड देखा। सीमेंट पैक में अच्छी तेजी आज के सत्र में भी देखने को मिली। रियल्टी ने सेकंड लार्जेस्ट विनिंग स्ट्रीक आज के इस हफ्ते दिखाया, तो क्लियरली रियल्टी, सीमेंट, कुछ तमाम प्लेस थे, अडानी ग्रुप था, FMCG था जो कि पूरे हफ्ते परफॉर्म करता रहा, लेकिन आज की क्लोजिंग की अगर बात करें कमजोरी के साथ ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए दिखे। ठीक है, ऑल राइट, शुक्रिया मानसी सारे अपडेट्स बताने के लिए। तो आप कुल मिला के अगर पूरे वीकली गेन्स को देखें तो आपको बैंक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस हफ्ते करते हुए दिया। हालांकि कई सारे स्पेसेस में आपको मूव्स देखने को मिली थी। आप टायर स्पेस को देखें, आप साथ ही फाइनेंस काउंटर्स को देखें, आप बात करें यहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काउंटर्स की बात करें, वहाँ पर तेजी थी, लेकिन आज वॉश आउट हुई है तेजी। और कुल मिलाकर जो वीकली गेन्स देखने को मिला है उसमें आपको बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा गेनर्स मिले हैं जिसने आज सबसे ज़्यादा दबाव भी बनाया। तो बंधन बैंक, कोटक बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और HDFC बैंक ये आपके वीकली आधार पर गेनर्स निकल कर आए। इस बीच हमारे साथ विवेक कारवा भी हैं फंडामेंटल नजरिया देने के लिए बाजार पर। उनसे भी समझते हैं कि वो इस वक्त मार्केट को किस तरह से आए कर रहे हैं। विवेक का बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। क्या एक व्यू रखना चाहिए इस वक्त, क्योंकि बाजार पर लग रहा था कि शायद एक अगर यहाँ से करेक्शन होगी 200-250 पॉइंट्स की तो एक हेल्दी करेक्शन होगी। बायस ऊपर का ही हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं, लेकिन फॉर श्योर जिस तरह से गेनर्स आपके बैंक्स निकल कर आए और बैंक्स हो, बैंक्स हमेशा FIs की, FPIs के फेवरेट भी रह जाते हैं, क्या ये क्लियर इंडिकेशन है कि FIs की बाइंग आपको फिर से दिख रही है और मेजरली आपको बैंक स्टॉक्स में दिख रही है? आज तो IT से भी शुरुआत होती हुई दिखी। गुड आफ्टरनून प्रियंका। देखिए ओवरऑल क्या हुआ था, बाजार डाउन हुआ कुछ हफ्तों पहले और जो रिकवरी दिया ना मार्केट ने वो मतलब मोर देन एक्सपेक्टेड स्पीड से ज्यादा रिकवरी हो गई थी। तो
काफी तेजी से रिकवरी होने के कारण ये वाजिब था करीबन 17,800 900 रीच करके मार्केट में करेक्शन आएगा करके, ये एक एक्सपेक्टेड नोट पे ही हुआ है। मतलब कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है इसमें। और एज इनफैक्ट जो जितने भी हमारे क्लाइंट वगैरह से बातचीत चल रही थी, क्लाइंट्स का भी यही ओपिनियन था कि सर इतना तेजी से बढ़ गया तो एक बार प्रॉफिट बुक करें क्या। और आप मानोगे नहीं, कल एक क्लाइंट से जस्ट इन्फॉर्म कर रहा था कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, मार्केट ऑलरेडी रिकवरी हो गया है, तो बोलते हैं एक बार बेच देते हैं। तो ये एक सेंटिमेंट था बाजार में, और ये ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस है। लेकिन बायर्स डेफिनेटली ऑन अपर साइड है। देखिए दो चीजें, एक तो क्रूड ऑयल काफी करेक्शन आ गया, उसके कारण बाजार पॉजिटिव है। दूसरा, इन्फ्लेशन ओवरऑल ईज होके रखा है, और मुझे लग रहा है कि क्रूड और इन्फ्लेशन अगर ऐसे ही नीचे रहता है तो आरबीआई को बहुत ज्यादा कंफर्ट मिल जाएगा अगले पॉलिसी में, और वो लोग इतने अग्रेसिव नहीं रहने वाले। तो लकीली ये दो सपोर्ट है। और तीसरी चीज ये है कि जितना पैसा एफआईआईज ने बेचा ना, उससे मतलब 10% भी वापस नहीं आया है, और मार्केट इस लेवल्स पे ऑलरेडी पहुंच गया है। अब सोच के देखो, ये अगर पूरा का पूरा रिवर्सल होता है अगले कुछ हफ्तों में, तो मार्केट काफी तेज हो सकता है। तो मैं तो देख रहा हूँ कि दिवाली के पहले ये करीबन 19,000 तक पॉसिबिलिटी है, और न्यू ईयर तक पॉसिबिलिटी है कि हम लोग 20 भी छुए, अगर एफआईआई की वापस मतलब वापस लौट के आ जाते हैं तो। बात आपने बिल्कुल ठीक कही। एक बड़ी सेलिंग हमने पिछले 6-8 महीनों में देखी है, और उसका अभी तक 10% भी वापस नहीं आया, लेकिन डीआईएस ने एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। तो एक स्ट्रक्चरल चेंज तो हमारी इकोनॉमी में दिख रहा है। और 19,000 तक दिवाली के पास विवेक मार्केट्स को देखते हैं। बिल्कुल विवेक, आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक बार अगले हफ्ते के क्यूज भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये वीकेंड आ गया है और अब ये समझ लेना चाहिए कि अगले हफ्ते कौन से बड़े ग्लोबल ट्रिगर्स हैं, मैक्रो फ्रंट पे क्या सिचुएशन हो सकती है जो बाजार के पार्टिसिपेंट्स को आय करना चाहिए। आशीषा हमें समझा रहे हैं, उनसे समझते हैं पहले। अगले हफ्ते के इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स से शुरुआत करेंगे, जहां 23 अगस्त को मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और कंपोजिट और ग्लोबल कंपोजिट पीएमआई का डेटा एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट 25 जुलाई को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा भी आएगा यूनाइटेड स्टेट्स पे, और उसके कारण यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट पर इम्पैक्ट हो सकता है, जिसके कारण ग्लोबल मार्केट्स पर भी इम्पैक्ट देखा जा सकता है। बाद में चाइना से जो रिलीज़ होगा डेटा, उसकी भी बात कर लेते हैं। 22 अगस्त को लोन प्राइम रेट का डेटा रिलीज़ होगा, जिसके कारण चाइनीज़ मार्केट्स पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद बाकी इवेंट्स की बात करें तो EIA क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डेटा रिलीज़ होगा 24 अगस्त को। 25 अगस्त को बैंक ऑफ कोरिया रेट डिसीजन अपना अनाउंस करेगी। याद रखें, सभी ग्लोबल बैंक्स रेट हाइक्स अनाउंस कर रही है, और बैंक ऑफ कोरिया का भी डिसीजन नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है। 25 से 27 अगस्त में जैक्सन होल इकोनॉमिक सिम्पोसियम इवेंट शेड्यूल्ड है, और इनफैक्ट US के फेडरल चेयर पॉवेल भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और इसीलिए ग्लोबल मार्केट्स पर इसके कारण इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बाकी इवेंट्स की बात करें तो 26 अगस्त को UK का एनर्जी रेगुलेटर न्यू प्राइस एनर्जी प्राइसेस पर जो कैप है उसके ऊपर डिसीजन एक्सपेक्टेड है, और इसके कारण भी यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसका डिसीजन आएगा। बाकी इवेंट्स की बात करें तो याद रखें, अगले हफ्ते 24 अगस्त है, जिसका ये मतलब होता है कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर था उसको 6 महीने कंप्लीट होंगे, और उसके कारण भी थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। आप तो इसमें से कई सारे बड़े ट्रिगर्स होंगे, वो होगा आपके लिए यूएस की जॉबलेस क्लेम डेटा भी आना है। हालांकि यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते वीकली डेटा होता है ये, और आपने देखा 19 अगस्त को भी जो यानी आज के लिए जो डेटा आया था वो भी वहाँ बेहतर होकर आया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक बार आज हमने कई सारे मार्केट दिग्गजों से जब हम बात करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो बाजार पर इस वक्त क्या व्यू बना रहे हैं। तो आज हमने PGIM इंडिया के CIO श्रीनिवास राव रावरी के से भी पूछा था, उनसे ये पूछा था कि इतनी बड़ी मूव आ चुकी है, हमने सुबह बात की थी, तो क्या किसी तरह का ब्रीदर पॉज ये एक्सपेक्ट करना चाहिए, और उनका भी ये व्यू था कि करेक्शन आ सकती है, बहुत लास्ट में आई। एक बार वो आपको सुनवाते हैं बाइट। ये मार्केट का भी जो मूव हुआ है दैट कैन बी जस्टिफाइड। एक तरफ से कंपनीज का अर्निंग्स का ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है, दूसरी तरफ जो 3 महीने पहले अभी क्रूड होता था $100 के ऊपर, वहां से नीचे आ गया। लोग तभी बोलते थे कि क्रूड अभी 100 का 150 हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई स्टॉक्स है, ये आने वाला वो आने वाला है। बट अभी 100 के नीचे आ गया, और लोग बोलते हैं अभी 80 से 90 के रेंज में रहेगा। स्टील और बाकी के कमोडिटीज भी बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे, वहां पे भी करेक्शन आ गया, क्योंकि लोगों को अभी डर है कि ग्लोबल रिसेशन आने वाला है। तो ग्लोबल रिसेशन आएगा तो कमोडिटीज का प्राइसेस नीचे आएंगे।
अपन ये कमोडिटीज इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते, तो इससे भी अपने को फायदा होने वाला है. So I think overall macro is getting better than what it used to be, let's say 3-4 months back. और कंपनीज का परफॉर्मेंस कंटिन्यूज टू बी गुड. और तीसरी हो गई वैल्यूएशन साइड. वहां पे एफआईआईस लास्ट 9 महीने से कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे थे. जुलाई वाज द फर्स्ट मंथ वहां पे हमने देखा है कि ऑलमोस्ट $700 मिलियन का बाइंग हुआ है. तो दैट बाइंग कंटिन्यूस इन द करंट मंथ आल्सो. तो valuations are reasonable or FIs are also buying. Domestic retail investors continue to buy. So I think overall things are looking decent. But at the same time, after market moving up this 12-13% का जो move आया है non-stop, उसके बाद में थोड़ा बहुत correction आना is not, I'll not be surprised. तो ये home improvement theme हम बहुत positive है. I think ये थीम चलेगा फॉर नेक्स्ट 10-20 ईयर्स, उसमें कोई डाउट नहीं है. बट देखिए, हम लोग इन फंड मैनेजर है, तो हमारा 2 काम होता है. एक तो रिसर्च करके देखिए जिस कंपनी को ज्यादा फायदा होगा जो सेक्टर ट्रेंड से, होम इम्प्रूवमेंट ट्रेंड से, कौन से कंपनीज उसका फायदा उठाएंगे. तो ये हो गया. हम एनालिसिस करेंगे कंपनीज का प्रोडक्ट कैसा है, उनका मार्केट शेयर में क्या हो रहा है, उनका मार्जिन कैसा है, तो वो सब एनालाइज करेंगे. दूसरी बात वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूएशन क्या है. तो कंपनी ग्रोथ अच्छा है, ठीक है, बट वो ग्रोथ के लिए आप क्या प्राइस दे रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है. और विद इन दैट सेक्टर मेरे को कौन सा सेक्टर में ग्रोथ अच्छा दिख रहा है और वैल्यूएशन भी मेरे फेवर में है, वो एनालाइज करना बहुत जरूरी है. तो वो हिसाब से हम लोग पोर्टफोलियो में चेंजेस करते रहेंगे. एंड दैट इज ऑन गोइंग प्रोसेस. ठीक है, बिल्कुल. तो ये आपने मिस्टर श्रीनिवास की बात सुनी और उन्होंने क्लियरली कहा कि वो बाजार में थोड़ी सी करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे और आज आपको करेक्शन दिख रही है, लेकिन ये हेल्दी करेक्शन के तौर पे देखी जाएगी. विवेक, 2-3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई वो इस हफ्ते में एक तो हमने देखा कि कई सारी ब्लॉक डील्स लगी हैं यहाँ पर. आप सिर्फ लास्ट क्वार्टर में ही देखें तो पीई फर्म्स में, चाहे भले ठीक है एक बार के लिए उनका निवेश था, प्रॉफिटेबल था, लेकिन आप चाहे तो मैक्स हेल्थ केयर की बात करें, वहाँ पर आपने प्रॉफिट्स, वहाँ पर ब्लॉक डीलें यानी प्रॉफिट्स वो घर लेके जाना चाहती है पीई फर्म. ब्लैकस्टोन ने वहां पर सेलिंग की. HDFC AMC में आपने देखा कि वहां पर भी ब्लॉक डील के जरिए वहां पर भी इक्विटी ने चेंज किए हैंड्स. तो किस तरह से ये देखना चाहिए कि ये बड़ा डेवलपमेंट था. और दूसरा, अदानी के जो ACC और अंबुजा के लिए ओपन ऑफर की भी आज मंजूरी भी आई, वहां पर भी आपका क्या व्यू बन रहा है? ओके, तो देखिए, एक तो इनफैक्ट अगले हफ्ते के रिकमेंडेशन जब मांग रही थी आपके कोऑर्डिनेटर, तो मैंने फोर्टिस हेल्थ केयर उसमें दिया हुआ था. ऑफ कोर्स मैंने अभी बोल दिया है, लास्ट में बोलना था. लेकिन हाँ, ओवरऑल मैं क्या देख रहा हूँ कि हेल्थ केयर सेक्टर मुझे पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पे. और ठीक है, देखिए, मतलब ब्लॉक डील करके अगर कोई पैसा घर ले जाना चाहता है तो इट इज ऑल, उन्होंने कमाया है, लेके जाएंगे. कभी ना कभी एफआईआईस भी सेल किए थे. लेकिन ये क्या है कि एक इन्वेस्टर जा रहा है तो एक और आ भी रहा है. हमको ऐसे पॉजिटिवली देखना चाहिए. तो मैं ओवरऑल हेल्थ केयर सेक्टर पे बुलिश हूँ. और जो AMC बिजनेस है, अभी एक र्यूमर चल रहा था 2 दिन पहले कि UTI AMC को भी लेना चाहती है टाटा AMC. तो AMC बिजनेस पे भी मैं काफी बुलिश हूँ ओवर द पीरियड ऑफ. एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं 2-3 दिन पहले, जहाँ पे कहा गया है कि बाई 2030 मतलब 2030 तक, अगले 8 साल में ये इंडस्ट्री हो सकता है करीबन 80-90 लाख का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. तो HDFC में अगर एक FII जा रहा है और दूसरा अंदर आ रहा है तो ठीक है, डजंट मैटर एट ऑल. मैं इसको बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री पे मैं पॉजिटिव. ये जो मंजूरी आई है अडानी एंड ACC, देखिए ये सीमेंट आज L&T देख लीजिए, काफी रैली किया है और इसका रिपल इफेक्ट हमको ओवरऑल सेक्टर पे देखने को मिलेगा. और जो रियल एस्टेट रिवाइवल अभी हो रहा है, मतलब सीमेंट एक ऐसा सेगमेंट है कि पिछले कई सालों से परफॉर्मेंस नहीं दिया है उस सेगमेंट ने, लेकिन फाइनली थोड़ा बहुत इंटरेस्ट यहाँ पे भी आ रहा है. और ओवरऑल रियल एस्टेट पे बुलिश होने के कारण मैं सीमेंट पे भी बुलिश हूँ. अभी आपके जो लास्ट स्पीकर रिकॉर्डेड आप जो मैसेज चला रहे थे उसमें यही बोल रहे थे कि होम इम्प्रूवमेंट्स पे भी हम लोग बुलिश है, क्योंकि रियल एस्टेट और उसके जो भी एंसिलरी इंडस्ट्रीज है सारी की सारी परफॉर्म करने वाली है अगले 2 साल. खबर एक्सक्लूसिव अनुराग हमारे लिए लेके आए. HPCL ECB के जरिए फंड जुटाने की तैयारी कर रही है. ज्यादा डिटेल्स हमें अनुराग देंगे. अनुराग के पास है ये एक्सक्लूसिव खबर. अनुराग, बताएं और डिटेल्स क्या है.
हमारे सूत्रों के मुताबिक पीएसयू रिफाइनर एचपीसीएल $50 करोड़ का एक नया ईसीबी लोन उठाने की तैयारी में जुटा हुआ है। इस लोन के जरिए 2019 में एचपीसीएल ने जो डॉलर लोन लिए थे, कंपनी उसका रिफाइनेंस करेगा। ये लोन की अवधि तकरीबन 24 महीने है और बेस साइज़ $20 करोड़ है। साथ में $30 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन है, जिसके ज़रिए कंपनी अधिक से अधिक रकम जुटा सकती है। एचपीसीएल का ये नया लोन एक ऐसे समय आ रहा है जब कंपनी की डॉलर डेट स्प्रेड्स गिर रही हैं। पिछले महीने ये स्प्रेड्स 200 बेसिस पॉइंट के ऊपर थी, जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध के बाद उच्चतम स्तर था। ये लोन की ये अहमियत भी है कि ये भारतीय कंपनियों की ऑफशोर डेट उठाने की क्षमता को टेस्ट करेगा। ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द वापस हाजिर होते हैं। चलिए, तो अब अगले हफ्ते की जो तैयारी है उससे पहले ये समझ लेते हैं इस हफ्ते रिटर्न किस तरह के निकल कर आए, कौन से स्टॉक्स में और कौन से सेक्टर्स में अच्छे रिटर्न देखने को मिले। तो अदानी पोर्ट्स आप देखेंगे यहाँ लगभग 11% की मूव आपको इस पूरे हफ्ते में देखने को मिली। इनफैक्ट कई सारे और स्पेसेस थे, लेकिन आज के दिन इरोड हुए हैं गेन से। आयशर मोटर दूसरा बड़ा काउंटर था जहाँ 7% से ज़्यादा की मूव देखने को मिली, और HDFC लाइफ पूरे आपको AMC काउंटर्स में, लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स में, वहाँ पूरे हफ्ते आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अदानी स्टॉक्स आप पिछले 3 दिन से एक्टिव देखेंगे, और अदानी पोर्ट्स तो स्पेसिफिकली वहाँ पर बड़े मूव्स देखने को मिले। इनफैक्ट लास्ट आवर की आज की अगर आप सेल ऑफ नहीं देखते तो शायद ये 15% तक का गेन होता अदानी पोर्ट्स में। एक बार विवेक से भी समझते हैं। विवेक, जिस तरह की तेजी अदानी पोर्ट्स बहुत ही बैड लक भी है, क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक है अदानी पैक में, लेकिन अदानी स्टॉक्स की तरह चलता नहीं है। लेकिन अभी ये जो चाल चल रहा है, आप क्या फंडामेंटल व्यू रखते हैं अदानी पोर्ट्स पर? देखिए, मैं तो थोड़ा कॉशियस हूँ। सीधी सी बात है कि वैल्यूएशन अगर आप आज के दिन देखो अडानी पोर्ट्स की, तो काफी कॉस्टली लग रहा है मुझे। तो अगर मतलब एज ए ट्रेडिंग बेट, हाँ एज ए ट्रेडिंग बेट इट लुक्स गुड, एंड मुझे लग रहा है कि करीबन 890 से लेके 900 रुपए दिखा देगा अगले हफ्ते में। लेकिन हाँ, एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें ट्रेडिंग करो तो बेहतर रहेगा। फंडामेंटली अगर पूछो तो मतलब कंपनी शानदार है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन को थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है। ओके, वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड लगते हैं आपको। चलिए, एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट शरद लेकर आया हमारे लिए। वो जुलाई में बता रहे हैं कि हमें फंड हाउसेस ने कहां से कितनी बाइंग की। इनफैक्ट ICICI प्रूडेंशियल का डेटा है उनके पास कि जुलाई में उन्होंने क्या क्या खरीदा। लगभग 2.7 लाख करोड़ तक के असेट्स खरीदे ICICI प्रू म्यूचुअल फंड ने। एक बार देखते हैं कौन से स्क्रिप्ट्स में उनकी पोजीशन ऐड हुई है। देश के दूसरे सबसे बड़ी फंड हाउस ICICI प्रू लाइफ AMC फोकस में रहने वाला है, और ये जो AMC हाउस है वो इक्विटी एसेट्स लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपीस मैनेज करते हैं। और अगर जुलाई के महीने में अगर बात करें क्या बिक्री हुई, क्या खरीदारी हुई, तो सबसे पहले जो लार्ज सेक्टर बाइंग के बारे में बात करेंगे तो IT और ऑयल गैस में जो है लार्ज सेक्टर बाइंग देखने मिली। और लार्ज सेक्टर सेल्स की अगर बात करें, जो बड़े सेक्टर में बिकवाली हुई है, वहाँ पे बैंकिंग और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स थे। अगर पोजीशंस बढ़ाने की बात करें तो ONGC, NHPC, रिलायंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस और SGVN जैसे स्टॉक्स में जो है पोजीशंस बढ़ाई गई है। और अगर घटाने की बात करें तो स्टॉक्स जैसे कि टाटा स्टील हुआ, NTPC, ITC, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक और SBI जैसे स्टॉक्स में जो है पोजीशंस में है रिडक्शन देखने मिली है। अब कोई नई एंट्रीज भी 2 स्टॉक्स में आए हैं। वो सबसे पहले रियल्टी स्पेस से महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स का है, लगभग 10 लाख शेयर्स की जो है एडिशन हुई है पोर्टफोलियो में फंड हाउस की। और उसके अलावा VRL लॉजिस्टिक्स में भी पोजीशन बढ़ा है। अब की एग्जिट्स के भी बात कर लेते हैं तो 2 अहम स्टॉक्स हैं, मिड कैप स्पेस से ही दोनों हैं। और सबसे पहला स्टॉक है ओरिएंट पेपर, जिन्होंने बहुत अच्छा रैली जो है जुलाई के महीने में देखने मिले। यहाँ पे कंप्लीट एग्जिट आई है, 10 लाख शेयर्स का एग्जिट हुआ है। और जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी जो है लगभग 10 लाख शेयर्स का कंप्लीट एग्जिट देखने मिला है। चलिए, ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया शरदा। एक बार विवेक से भी इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। विवेक, इसमें से कौन सा सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक आपको लग रहा है? महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, यहाँ पर भी हमने देखा, और इनफैक्ट लॉजिस्टिक काउंटर में VRL लॉजिस्टिक, कौन सा स्टॉक आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज करता है या फिर आपको हैप्पी करता है? नहीं, सरप्राइज नहीं करता है, इन एक्सपेक्टेड लाइंस। अभी 2 मिनट पहले आपको बोल रहा था कि मैं काफी बुलिश हूँ रियल एस्टेट पे अभी, और इन्होंने महिंद्रा लाइफ स्पेसेस लिया है।
और क्योंकि मैं काफी म्यूचुअल फंड्स भी एनालाइज करता हूँ एकदम डीपली, तो मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स बुलिश है रियल एस्टेट पे। मैं काफी समय से बुलिश हूँ। और इनफैक्ट एक एनएफओ भी अभी चल रहा है, एक एएमसी का, जो हाउसिंग सेक्टर पे ही टोटली फोकस करके एनएफओ लेके आया है। तो महिंद्रा लाइफ स्पेसेस अच्छा लग रहा है। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज ये देखी कि अभी जैसे मैंने अडानी के लिए बोला, या काफी रैली हो चुका है या फिर काफी स्टॉक्स रैली हो चुके हैं, उधर प्रॉफिट बुकिंग वाजिब है, वो है ओरिएंट पेपर। आज भी पेपर इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रहा है। स्टॉक्स काफी परफॉर्मेंस भी अभी तक तो बहुत अच्छे हैं। और जितने भी पेपर ट्रेडर्स है, मेरे काफी दोस्त है पेपर इंडस्ट्री में, वो लोग पूरे तिजोरियां भर भर के कमा रहे हैं। लेकिन एएमसी ने प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि ये एक सारा साइकिल है। तो जब सन इज शाइनिंग, आपको थोड़ा बहुत माल घर लेके जाना चाहिए। स्टॉक्स तो देख भी रहे हैं, इनफैक्ट नंबर्स इनके उनके जिस तरह से आए लास्ट क्वार्टर फॉर श्योर उनके लिए बहुत ही एक विंडफॉल गेन की तरह ही देखने को मिला, जैसे नंबर्स आए हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में आपकी पोजिशनल बेट क्या होगी विवेक? देखिए, मैं अगले हफ्ते के लिए आपको अगर बोलना चाहूँ तो मुझे 2-3 स्टॉक्स आज अच्छे लग रहे हैं। एक तो है एलएनटी। एलएनटी में मतलब हो सकता है कि अगले हफ्ते हम लोग 2001 का टारगेट आराम से देख पाए। और एक और स्टॉक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि जो फोर्टिस हेल्थ केयर है, देखिए हेल्थ केयर काफी एकदम डल चल रहा था, एक फेज ऑलमोस्ट डल चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत रिवाइवल आ रहा है कोविड के बाद में। और फोर्टिस आज के दिन फोर्टिस का ओनरशिप सिंह ब्रदर्स के पास नहीं है। काफी लोग अभी भी सिंह ब्रदर्स की कंपनी समझते हैं इसको। इसमें काफी क्लेंसिंग एक्टिविटी हो चुका है। तो लॉन्गर टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि ये अगर 303 ब्रेक करता है, जो पिछला हाई है, तो यहाँ पे एक बाई बना के चलना चाहिए। और शॉर्ट टर्म 330 हो सकता है, और लॉन्गर टर्म काफी बड़ा टारगेट हो सकता है। एक और कंपनी, आज कोशिश किया था कंपनी ने सुबह कि चलूं मैं, लेकिन नहीं चल पाया था क्योंकि ओवरऑल मार्केट नेगेटिव था, तो वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। ऑफ कोर्स आज फ्राइडे इवनिंग है, तो बनता है यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो मुझे लग रहा है कि ये करीबन 830 से लेके 850 तक जा सकता है स्टॉक। राइट, एक्चुअली फ्राइडे को तो ऐसे स्टॉक्स चलते हैं, लेकिन आज जन्माष्टमी के कारण ये स्टॉक्स आज चले नहीं। और राइट, यूनाइटेड स्पिरिट्स और साथ ही फोर्टिस हेल्थ केयर और साथ ही एक बार और व्यूअर्स को देता है एलएनटी। बिल्कुल, तो एलएनटी तो हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी आज दिन भर रहा है। विवेक, बेहतरीन कॉल्स हैं आपकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और ये कॉल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ शो को फिलहाल यहीं समेटेंगे, लेकिन अपडेट्स लगातार जारी है, कहीं मत जाएगा।